हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे टर्म फर्स्ट का सिलेबस आ चुका है, क्लास 10th का और 12th का भी। अब सिलेबस में फिजिक्स में जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। 2 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में केवल, और उसमें से एक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड सेकंड चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। दोनों चैप्टर में से 70% पोर्शन आ रहा है, यानी कि 30% पोर्शन हटा दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर जो 30% हटाया गया था 30%, वो इस ईयर भी हटा दिया गया है। तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि अब हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कल से स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यू बेस्ड ही स्टार्ट करेंगे। हम कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है टर्म फर्स्ट का हमारा पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी ही हम हमारी स्टडी अप्रोच रखेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, कल से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो एकदम रेगुलरली हमें फॉलो करना है, सिंसियरली, एंड आई थिंक इट विल टेक अराउंड 10 to 15 लेक्चर्स टू फिनिश इट ऑफ, बिकॉज हर चीज़ एकदम अच्छे से कवर करेंगे हम। और फिर उस पर बेस्ड हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। ओके, नाउ अब हम सिलेबस को नोट कर लेते हैं। आप अपनी फेयर नोटबुक में पूरे सिलेबस को नोट करिएगा। उससे एडवांटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में आ रहे हैं वो ये हैं। तो इनसे क्या होता है कि जब आप रिवाइज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स लिख लिया, आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको रिवीजन लगाना है तो आप यहाँ से रिवीजन लगा सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब क्या होता है, ये हो रहा था इस तरीके से। तो आपको सारी चीज़ें अपने मन में रिमाइंड हो जाएगी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन ये हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है। इस तरीके से आप पूरी चीज़ कवर कर सकते हो सिलेबस को देख के। और आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या हमारे सिलेबस में कुछ छूटा तो नहीं है नोट्स में, ठीक है। तो इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज द थिंग अबाउट सीबीएसई इज दैट वो डायरेक्ट सिलेबस में से क्वेश्चन दे देता है, सिलेबस के टॉपिक में से, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे हम। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये बड़ा चैप्टर है अपना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल में 3 to 4 लेक्चर्स का है, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, वो बहुत छोटू चैप्टर है। तो इसमें हमें टाइम लगेगा, इसे एकदम अच्छे से समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तुमने पढ़ लिया है ना, ये तो एकदम फिर ऐसा लगेगा हलवे जैसा, और उस हलवे को खा जाओ, ठीक है। तो एकदम इजी चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, हमारे सिलेबस में प्लेन सरफेस भी थे लेकिन उसे हटा दिया गया है। कर्व्ड सरफेस का रिफ्लेक्शन 2 पार्ट हैं, देखो इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में कर्व्ड सरफेस का रखा गया है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इनकी इमेजेस कैसी बनती है वो हमें देखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, इन सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होती है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे बोल दिया गया है कि इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला लर्न रखना है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, केवल एक ही फॉर्मूला है। और उसके बाद मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, और उसका न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, चाहो तो हेडिंग डाल लो या फिर इस तरीके से हेडिंग डाल लो, फिजिक्स टर्म फर्स्ट सिलेबस, और उसके बाद इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का सिलेबस नोट करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आप इस पर जाके देख लो कि यार ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, तो आपको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट की तरफ आते हैं। अभी इस पे मत फोकस करना कि ये क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें, अरे अरे डरना नहीं है, पढ़ेंगे ना एक एक करके सारी चीज़। अभी बस सिलेबस लिखने पे फोकस करना है। अब रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से किस तरीके से? बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस भी दो ही तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर तुमने नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, मैं बताऊंगा सब कुछ। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। फिर इसके बाद लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था ऐसे बिल्कुल सिमिलर आता है लेंस फॉर्मूला। इसका भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसका भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद मैग्निफिकेशन, जैसे रिफ्लेक्शन में कहानी होती है ऑलमोस्ट वैसे ही रिफ्रैक्शन में होती है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं बस। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये सिलेबस में है हमारे रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो और इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। ये लाइट का हमारा सिलेबस यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो एकदम छोटू सा चैप्टर है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर गिनती के 3-4 टॉपिक आएंगे केवल। रिफ्रैक्शन, बिल्कुल उसी के आगे कहानी कंटिन्यू होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आफ्टर दैट dispersion of light, next will be scattering of light। ये सारे छोटे छोटे से कंसेप्ट है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीन्स क्या होता है, इन सबको हम कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन इन ऑफ स्कैटरिंग इन डेली लाइफ। स्कैटरिंग की एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, बहुत अच्छी अच्छी होती है। स्काई ब्लू दिखता है हमें, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। क्लियर? ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है, तो इसे नोट कर लो। इतना सा बस 4 टॉपिक है इस चैप्टर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। तो नोट कर लो वीडियो पॉज करके। हो गया। अब केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट, वो जरूर आ रहा है, ठीक है। चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। चैप्टर 11 था ये, है ना। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन।
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है केमिकल इक्वेशन, सेकंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, थर्ड implication of balanced chemical equation. After that, type of chemical reaction. ये सारी हमने देखी है, कौन कौन सी होती है भाई जल्दी से? डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम सेकंड चैप्टर में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो बस ये इतने से टॉपिक्स हैं, हमने सारे कवर करे हैं इसको छोड़ के, न्यूट्रलाइजेशन को। तो न्यूट्रलाइजेशन अपना जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें कवर हो जाएगा। बाकी सारे टॉपिक्स हमारी वीडियोस में कवर्ड हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस होगा फर्स्ट चैप्टर में से, जो टर्म फर्स्ट में आएगा हमारा। नोट जरूर करना है, देखो केवल सुन के मत बैठ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 में क्या क्या हमें बताया जा रहा है? मतलब इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि भाई पूरा सिलेबस आएगा, पूरा इन द सेंस चैप्टर 1 है तो पूरा चैप्टर 1 आएगा, नहीं। बहुत सी चीज़ें हटाई गई है जो लास्ट ईयर हटाई गई थी। ठीक है, चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आएगा चैप्टर 2 में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी गई है, कि इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है सर डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इसके बेसिस पे फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस। इसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। पढ़ेंगी, सब कुछ पढ़ेंगी। जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इनकी खास बातें क्या होती है? एग्जाम्पल्स इनके, एसिड के एग्जाम्पल, बेस के एग्जाम्पल, सॉल्ट के एग्जाम्पल, और यूज़ कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। देखो ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है, डेफिनेशन नहीं बोली जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अजीब सी होती है, मैथमेटिकल टर्म होती है। डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगरिथम। लोगरिथम एक मैथमेटिकल टर्म होती है, मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि पीएच स्केल किस काम का है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? हैं सर, हमें तो आज तक पता ही नहीं था, ऐसी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है क्या? होती है। फिर प्रिपरेशन
एंड यूजेस। उसके बाद क्या होगा, कुछ सॉल्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ एसिड, कुछ बेस, कुछ सॉल्ट जो इंपॉर्टेंट है, उनकी हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इन्हें बनाया कैसे जाता है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यानी कि NaOH। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सभी ने नाम सुना होगा, उसे कैसे बनाया जाता है हम देखेंगे इस चैप्टर में, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग सोडा भी हम बनाना सीखेंगे। और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो आजकल हर घर में होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ है, कैसे बन रही है। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ होती है, हमें पता भी नहीं चलता है। POP अगर बनता ही नहीं तो आज हमारे घरों की जो छतें हैं और इतनी जो ब्यूटी आ रही है आजकल इंटीरियर के अंदर, वो आ ही नहीं पाती। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये है अपने सेकंड चैप्टर का सिलेबस, इसे नोट कर लो। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। हालांकि जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से बहुत कम पार्ट लिया गया है सिलेबस में, बाकी सबको हटा दिया गया है। कितनी खुशी की बात है सर। हाँ, नोट हो गया। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। लास्ट और फाइनल चैप्टर 3 का भी हम सिलेबस लिख लेते हैं। देखो, जब भी कोई चैप्टर पूरा होता है और तुमने उस चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे से, तुम्हें पता है, लर्न हो गया वो चैप्टर, उसके बाद सिलेबस पे आके ज़रूर देखो कि जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये चीज़ें तुम्हें पता है कि नहीं पता है, उससे तुम्हारा असली नॉलेज चेक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम जब JEE या नीट टारगेट करोगे, इवन बाद में UPSC भी टारगेट करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है सिलेबस का। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई UPSC के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, सारी दुनिया, ऐसा थोड़ी ना है। जो सिलेबस में वही आता है, बस उसके बाहर नहीं आता कुछ भी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ सर, ये तो पढ़ रही है हमने। हाँ, पढ़ लिए। प्लीज डोंट कॉल मी क्यूट ज़ेब्रा, याद है कि नहीं याद है, पढ़ चुके हैं हम इसे। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन भी और प्रॉपर्टीज भी ऑफ आयनिक कंपाउंड। केवल ये 3 टॉपिक आ रहे हैं इस चैप्टर में से। ओके, चलो नोट कर लो। ये हमारा टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। हम टारगेट लेके चलेंगे कि अक्टूबर से पहले, मतलब आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट हमारे पास 1 मंथ हो रिवीजन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, मैं जब चैप्टर्स कराता जाऊँगा उसी टाइम भी तुम्हारी MCQ की प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम MCQ की प्रैक्टिस और करेंगे। बिकॉज MCQ क्या है, थिंग इज वो ईजी नहीं होते हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि भाई MCQ है तो बहुत ईजिली हो जाएगा काम, नहीं होगा। सेकंड थिंग, तुम ये सोचो कि भाई कॉपी करके ले आएंगे सर, MCQ में तो कॉपी करना बहुत ईजी है, नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग सेट्स आते हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो किसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सारे सेट्स आते हैं, तुम पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। थर्ड थिंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम MCQ में, उतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। और सेकंड थिंग, उतना आप सही क्वेश्चंस करने लग जाते हो, आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, नई स्टोरी शुरुआत होने जा रही है। ऑल द बेस्ट। कल से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बाय बाय।